हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, उसका पार्ट 6। ठीक है, अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी ने शेप ली। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। अब इस विषय को जो वर्ल्ड इकोनॉमी जैसे उसने शेप ली है, इसको समझने के लिए वो कह रहे हैं, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल यूरोप था, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, राइट, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल यूरोप का है। तो वहाँ पर हमें ये पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कि खाद्य उत्पादन जो फूड प्रोडक्शन होता था, राइट, और उसका जो कंजम्पशन था उसके बारे में, उसका जो पैटर्न बदला है ना, उसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में, ठीक है, जो खाद्य उत्पादन हो रहा था उसका जो उपभोग था, राइट, जो से लोग खा रहे थे, उसमें जो पैटर्न में चेंजेस आए उसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनली कंट्रीज़ क्या चाहती हैं भाई? लाइक टू सेल्फ सफिशिएंट इन फूड्स। कंट्रीज़ चाहती हैं कि भाई वो सेल्फ सफिशिएंट रहें फूड में, यानी कि अपना फूड वो खुद ही उगा सकें, राइट। बट इन 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मीन, ब्रिटेन के लिए अगर सेल्फ सफिशिएंट हो जाता वो तो उसका क्या हो जाता, फिर लोअर लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता वहाँ के लोगों के लिए, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते वहाँ पर। लाइक सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब समाज में तनाव फैल जाता। वाई वॉज दिस सो? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि अगर ब्रिटेन खुद अपना खाना उगाता, ठीक है, ब्रिटेन अगर अपना खाना खुद उगाता, तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, या बुक में ऐसा क्यों लिखा है कि वहाँ का जीवन का स्तर गिर जाता लोगों का, या फिर वहाँ पर जो है वो सामाजिक तनाव फैल जाता, ऐसा क्यों? तो चलो इसको पढ़ते हैं आगे हम। Population growth from the late 18th century had increased the demand of food grains in Britain. देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी कब? बहुत ज़्यादा 18th सेंचुरी में। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी में वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, और अब देखो पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हुआ? डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ गई ब्रिटेन की। ठीक है, इसके बाद एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड इंडस्ट्रीज ग्री हुई। अब जैसे अर्बन सेंटर्स का क्या मतलब क्या होता है भाई? जैसे शहर, जैसे जैसे शहर फैले, ठीक है, पहले तो लोग गाँव में रहा करते थे हर जगह, फिर धीरे धीरे शहर बनने लगे, इंडस्ट्रीज बनी, शहर बनने लगे। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे तो क्या हुआ? डिमांड होने लगी ज़्यादा किसकी? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। भाई लोग शहरों में आने लगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत होने लगी, वो बढ़ने लगे। वेंट अप पुशिंग अप फूड ग्रेन्स प्राइजेस। अब जैसे ही किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो फूड प्राइजेस बढ़ जाते हैं, है ना, जो भी चीज़ें हैं उनका प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अंडर प्रेशर क्या हुआ था? फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स। अब देखो लैंडेड ग्रुप्स कौन थे? जो बड़े बड़े भूमि जिनकी थी, ठीक है, जिनके पास ज़मीनें थी बहुत बड़ी बड़ी, उनके प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने काम किया। क्या काम किया उन्होंने? द गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। जो बाहर से कॉर्न मंगाते थे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब शायद जितना मुझे अंदाज़ा लग रहा है इसमें यही हुआ होगा कि क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्न उगाई जाती होगी वो नहीं बिक रही होगी, तो बड़े बड़े भूमि वालों ने गवर्नमेंट पे दबाव बनाया होगा कि नहीं, आप कॉर्न बाहर से नहीं लेंगे, ठीक है, हमारी नहीं बिक रही। अब कॉर्न जब इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दिया तो क्या हुआ? द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू दो सो वर कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉ। अब किस कानून के तहत इन्होंने ऐसा किया था सरकार ने कि कॉर्न को बाहर से मंगाना बंद किया? कॉर्न लॉ के तहत, राइट। उसके बाद क्या हो जाता है इसमें? अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइजेस। अब पब्लिक के लिए क्या हुआ? फूड प्राइजेस बढ़ गए क्योंकि बाहर से जो सस्ता आता था वो नहीं आ रहा। ब्रिटेन की कहानी यही है कि वहाँ पे उगाना महंगा पड़ता था, मंगाना सस्ता पड़ता था, तो वहाँ पे जो थे वो लोग परेशान होने लगे, इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि उससे चीज़ें बनती होंगी। भाई कॉर्न है मान लो, तो कॉर्न से भी बहुत सारी चीज़ें बनती होंगी, कॉर्न का आटा बनता हुआ, कॉर्न की कुछ भी चीज़ें आपको बनानी है तो वो महंगा पड़ता था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह ने क्या किया, और अर्बन ड्यूलर्स जो थे, वो जो शहरी बाशिंदे थे, लोग थे शहर के बड़े बड़े, समझ लो, इन्होंने फोर्स किया कि आप एबोलिशन कीजिए कॉर्न लॉ का, मतलब इसको ख़त्म कीजिए। कॉर्न लॉ मतलब ये ऐसा लॉ जिसमें कॉर्न हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, राइट, इसको आप ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये ख़त्म भी हो जाता है। आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड। अब गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव बना, कॉर्न लॉ को ख़त्म कर दिया गया। फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। अब फूड आ जाता था ब्रिटेन में मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। बहुत सस्ता आने लगा, कंट्री में जितना बनता था उससे भी ज़्यादा सस्ता आने लगा। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कम्पिटिट विद इम्पोर्ट्स। अब जो ब्रिटेन के लोग जो खेती में लगे हुए थे वो उतना सस्ता उगा नहीं पाते थे, तो कम्पिटिट नहीं कर पा रहे थे इस तरीके से। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। और बहुत सारी जो ज़मीनें थी, क्योंकि वहाँ उगाना ज़्यादा फ्रूटफुल था नहीं, तो वहाँ पे क्या रह गया कि ज़मीनें जो है अनकल्टिवेटेड छूट गई। फिर लोग उगा ही नहीं देते कि जब बिक ही नहीं रहा है, फिर इतना लोगों को बाकी जगह से सस्ता पड़ता है, इनका खरीद नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। दे फ्लॉक्ड टू सिटीज़ एंड माइग्रेटेड ओवरसीज। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो है मतलब एक तरीके से
ग्रुप बना बना के शहरों में जाने लगे गाँव से, जहाँ पे ये उगाते होंगे, और उसके अलावा वो देश छोड़ छोड़ के भी जाने लगे थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। एज फूड प्राइजेस फेल, अब जैसे जैसे क्या हुआ, फूड प्राइजेस कम हुए, राइट। ठीक है, बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा है, फूड प्राइजेस कम होने लगे, तो क्या हुआ, कंपटीशन इन ब्रिटेन रोज, कंजम्पशन इन ब्रिटेन बढ़ गया। अब मान लीजिए कि आप एप्पल खाने के शौकीन हैं, अगर आज एप्पल 100 रुपये किलो की जगह आपको 20 रुपये किलो मिलने लगे तो आप ज़्यादा खाएंगे ना, आपको कंजम्पशन बढ़ जाएगा उस चीज़ का, है ना। आपको लगेगा यार ठीक है तो सस्ता पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन ऑल्सो लेड टू हायर इनकम्स। अब देखो आप ये बहुत अच्छे से समझना इस बात को कि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो अब और चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लगी तो लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया, पैसा ज़्यादा आ गया उन लोगों पे, तो वो कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ गया चीज़ों का, राइट। अगर आपके पास पैसे कम होंगे तो मान लीजिए एक बहुत छोटा सा किसान है, तो क्या करेगा, चीज़ों को कंजम्पशन कम से कम करेगा, राइट, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है, वो छोटी सी झोंपड़ी में रह लेगा, उसके घर में टीवी नहीं होगा, एसी नहीं होगा, है ना, बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी, पंखे नहीं होंगे, कूलर नहीं होंगे, राइट। दूसरी तरफ एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है आज, अब उसके घर में एसी भी होगा, कूलर भी होगा, डबल बेड भी होगा, टीवी भी होगा, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी होगी, रेफ्रिजरेटर भी होगा, राइट। तो कंजम्पशन चीज़ों का बढ़ गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ऐसे ही यही कहानी ब्रिटेन में भी हो रही थी जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, ठीक है, ब्रिटेन में, तो इससे क्या हुआ, हायर इनकम हो गई लोगों की, एंड देयरफॉर क्या हुआ, मोर फूड इम्पोर्ट होने लगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई तो मोर फूड इम्पोर्ट होने लगा। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप अगर हम बात करते हैं तो यह पूरे मतलब अराउंड द वर्ल्ड, ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। अब ब्रिटेन के लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न यूरोप में लैंड साफ करने लगे लोग, रशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कि भैया हमें खेत चाहिए क्योंकि खेतों में उगाना ब्रिटेन भेजना है, क्योंकि वहाँ से इन लोगों को पैसा मिल रहा होगा। फिर इट वॉज नॉट इनफ मियरली टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब यही काफ़ी नहीं था कि भाई केवल लैंड को खाली करना ही था, दुनिया में यही चल रहा था ब्रिटेन की खानापूर्ति के लिए। रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू दी पोर्ट्स, क्योंकि शिप में भर भर के सामान जाता था तो सामान पोर्ट्स तक पहुंचना ज़रूरी है। खेतों से पोर्ट तक कैसे पहुंचे, या जहां भी उग रहा है वहां से पोर्ट तक कैसे पहुंचे, उसके लिए रेलवे लाइंस बिछाई गई। गॉट इट, ठीक है। तो ये एक चीज़ बहुत चेंज हुई। न्यू हार्बर्स हैड टू बिल्ट। अब देखो, अब शिप्स वगैरह हैं तो बंदरगाह बनाए गए होंगे, तो नए नए हार्बर्स भी बनाए, क्योंकि अब ज़्यादा उगाया, जब बाहर से उग के आ रहा है तो उग के आएगा तो उतरेगा तो हार्बर्स पे ही, तो नए नए हार्बर्स बनाए गए। अब इवन जो थे ओल्ड वंस उनको एक्सपेंड किया गया टू द शिप एंड न्यू कार्गोज वगैरह, नई शिप्स, नए कार्गो क्या होता है, ऐसी शिप जो सामान लेकर आती हैं, राइट, वो आई। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग दैम अंडर कल्टिवेशंस। अच्छा, अब इसके अलावा क्या होता है कि जो लोग थे ना, नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए ये भी बहुत आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहाँ आकर बसें। नई ज़मीनों को क्लियर कर लिया चलो कि हम यहाँ उगाएंगे, लेकिन वहाँ पर लोग होंगे तभी तो उगाएंगे, तो नई ज़मीनों पर लोगों को लाकर बसाया गया। अब किसी भी जगह लोग कब बसते हैं तो उनके लिए क्या चाहिए, दिस मींट बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट। तो लोगों के लिए वहाँ पर होम्स की ज़रूरत थी, लोगों के लिए सेटलमेंट्स की ज़रूरत थी। ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। अब घर बनाने हैं लोगों के लिए, अब हमें सेटलमेंट करना है लोगों का, तो फिर क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर भी चाहिए, मतलब मजदूर भी चाहिए बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, राइट। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। अब पैसा कहाँ से आ रहा है देशों के पास, लंदन से। लंदन के पास बहुत पैसा होगा तो लंदन पैसा लगा रहा था एक तरीके से, राइट। जो लंदन के वित्तीय केंद्र थे वहाँ से पूंजी आने लगी। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेज वेयर लेबर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन। अब इसका बहुत ज़्यादा देखना असर देखना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बंदे ही कम होंगे तो मजदूर कम होंगे, वहाँ पे गरीबी भी नहीं थी ज़्यादा, राइट। तो वहाँ पर क्या हुआ, बाहर से लाकर लोगों को बसाया जाने लगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, श्रम का प्रभाव हुआ। आप समझ रहे हो किस तरीके से श्रम का प्रभाव कहा जा रहा है। नियरली 50 मिलियन पीपल इमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। लगभग 50 मिलियन लोग जो थे वो यूरोप से अमेरिका आए और ऑस्ट्रेलिया इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग, यूरोप के 5 करोड़ लोग जो थे वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। क्यों बस गए, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन के लिए बहुत कुछ उगाया जा रहा था, राइट, वहाँ पे लेबर चाहिए थी, ठीक है।
और उगाने के अलावा वहाँ पे नए नए लोगों के लिए सेटलमेंट्स बनाए जा रहे थे, नई नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, तो वहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत थी, राइट। ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 मिलियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम्स। अगर हम बात करें पूरी दुनिया के लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में लेफ्ट देयर होम्स, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और क्रॉस किए ओशन, समुद्रों को क्रॉस कर करके वास्ट डिस्टेंसेस पे आ गए ओवर लैंड इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर, राइट। अब 150 करोड़ लोग का एक तरीके से माइग्रेशन हुआ फिर अपनी जगह से। यहाँ समझ रहे हो कि किस तरीके से माइग्रेट हुए लोग। अब आप यहाँ पर पिक्चर देख लीजिए, यहाँ देखिए एक शिप में लोग जो है मिग्रेट होके जा रहे हैं, राइट। अगली पूरा ये लोग वेट कर रहे हैं कि शिप आएगी और हम यहाँ से बैठकर जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 1890 की, राइट। 10 by 1890 अ ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आप समझिए, क्योंकि दूसरी जगह उग रहा है, दूसरी जगह जाके बिक रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, उसने शेप लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके पहले क्या होता था, लोग खुद ही उगा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, तो दिक्कत कोई नहीं थी, कोई ऐसी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ था ही नहीं। आप अपने घर में कुछ उगा रहे हैं, उसको खा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ नहीं था। अब ऐसा होता है कि 10 by 1890 अ ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप एकम्पेन्ड बाय। अब इसके साथ साथ जब शेप लेने लगी इकोनॉमी, तो इसके साथ एकम्पेन्ड बाय मतलब साथ साथ क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स चेंजेस हुए। किसमें? इन लेबर मूवमेंट पैटर्न में। लेबर मूवमेंट पैटर्न पहले तो ऐसे ही था, सिंपल था, लाइक लोग आराम से अपनी मर्जी से आ रहे हैं। अभी देखना आगे आगे आप पढ़ोगे ज़बरदस्ती भी लाया जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न में बहुत चेंज हुआ, कैपिटल फ्लो हुई एक तरीके से, राइट। और किस चीज़ में कॉम्प्लेक्स चेंजेस हुए? इकोलॉजीज़ में, टेक्नोलॉजीज़ में, ठीक है। तो 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटना के साथ ही श्रम विस्थापन, यानी जो लोग विस्थापित हो रहे थे, उसके रुझानों में, पूंजी प्रवाह में, पारिस्थितिकी में, तकनीकी में बहुत सारे गहरे बदलाव आ चुके थे अब तक, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस तरीके से पूंजी इधर से उधर नहीं जाती थी, लोग इधर से उधर नहीं जाते थे। अब बहुत चेंजेस आ गए। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम अ नियर बाय विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। पहले तो मान लीजिए कि मैं उस जगह पे रह रही हूँ, तो मेरे लिए खाना कहाँ से आएगा? मेरे गाँव में से, या बहुत से बहुत हुआ तो टाउन से आ जाएगा कुछ। मान लीजिए टमाटर दूसरी जगह उग रहे हैं, लेकिन अब तो क्योंकि शिप्स में बढ़ बढ़ के आ रहा है, डल के आ रहा है, तो मिलियंस ऑफ किलोमीटर से भी लोगों के लिए खाना आ रहा होता। तो आप देखिए ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से शेप ले रहा है अपनी। इट वॉज नॉट ग्रोन बाय द पीजेंट स्टीलिंग हिज ओन लैंड। अब ये उन किसानों के द्वारा केवल नहीं उगाया जा रहा था जो केवल अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान थे, ऐसे नहीं थे किसान, एक तरीके से ये प्रोफेशनल किसान थे, राइट। आपको नौकरी चाहिए, आप लैंड पर आके काम कर रहे हो, इसके पहले नौकरी वाला खेतों पे कम नौकरी वाला पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। इट वॉज नॉट ग्रोन बाय द पीजेंट टिलिंग इज ओन लैंड बट बाय एन एग्रीकल्चरल वर्कर, शायद परहैप्स रिसेंटली अराइव्ड, जो कि रिसेंटली वहाँ पर आए होंगे, आ रहे ना शिप में बैठ बैठ के, हु वॉज नाउ वर्किंग ऑन अ लार्ज फार्म, जो कि वर्क कर रहे हैं अब लार्ज फार्म पर, कि बड़े बड़े खेतों में। एंड ओनली अ जनरेशन एगो हैड मोस्ट लाइकली बीन इन अ फॉरेस्ट। और यही लोग जो शिप में बैठ बैठ के आए हैं, हो सकता है ये कुछ साल, इनकी कुछ जनरेशन पहले सिर्फ जंगलों में ऐसे ही रह रही हो, राइट। जंगलों में ऐसे ही रह रहे थे, शिप में बैठ बैठ के आ गए कि वहाँ काम मिल रहा है, और अब ये लोग खेतों पे बड़े बड़े आके काम करने लगे। आई होप यहाँ तक का चैप्टर क्लियर है। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज। अब इन लोगों को लाने के लिए क्या था? रेलवेज थे। बट फॉर अ वेरी पर्पस एंड बाय शिप्स विच वर इंक्रीजिंगली मेड इन दीज डेकेड्स बाय लो पेड वर्कर्स फ्रॉम साउथर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड कैरेबियन। और ध्यान से समझिए लाइन, देखिए क्या होता है। अब पीछे से लेते हैं भाई, हमने पढ़ लिया कि ये लोग शायद जंगल में भी रहते होंगे, इनके जो कुछ पूर्वज होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था, हमने पढ़ लिया है ना। जो एग्रीकल्चरल रीजन्स थे उससे और हार्बर तक की दूरी रेलवे से कवर होती थी। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था, बेसिकली तो रीज़न यही था रेल का नेटवर्क बिछाने का वहाँ पे। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुँचाया जाता था, जो भी आपने हार्बर तक पहुँचा लिया शिप में डाल के, उसको लेके जाता था दूसरे देशों तक पहुँचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबाई द्वीप समूहों से के मजदूरों से बहुत कम वेतन पे काम कराया जाता था, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के पास काम नहीं होता, कि लोग आ जाते होंगे। अब क्या होता है आगे देखते हैं। सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज थ्रू ऑन अ स्मॉलर स्केल अकर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब। जी हमारे पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इसको पढ़ लेते हैं। बहुत छोटे पैमाने पर सही, लेकिन इसी तरह का नाटकीय बदलाव हम अपने पंजाब में भी देख सकते हैं। हम अपने पंजाब में कैसे देख सकते हैं कि हियर द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, बिल्ड किया था नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल का।
कहाँ पर इरिगेशन कैनाल का नेटवर्क ऐसे नहरें बिछा दी थी, एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया था सेमी डेजर्ट वेस्ट को इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड में। पंजाब की कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर पूरी रेगिस्तानी भूमि होगी, तो क्या किया इन्होंने, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय वहाँ पर नहरें, नदी से नहरें काट काट के ला दी, पानी की व्यवस्था हो गई। अब वो जगह जो है फर्टाइल होने लगी होगी धीरे धीरे, राइट। तो इस तरीके से क्या किया, और वहाँ पर ग्रो किया उन्होंने व्हीट एंड कॉटन, मार्क दिस लाइन, व्हीट एंड कॉटन वहाँ पे ग्रो किया फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि इन्हें भी लग रहा था कि हम भी भेजें बाहर, पैसा आएगा। द कैनल कॉलोनीज एज द एरियाज इरीगेटेड बाय न्यू कैनाल्स वर सेटल्ड बाय द पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब। अच्छा, इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। अब नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया। जहाँ पर आपने कैनाल बनाई, जहाँ पर, तो फिर वहाँ पर लोगों को भी बसाना था, क्योंकि वो तो खेती करेंगे उन जगहों पर, लोगों को बसाया जाना। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी यानी नहर बस्ती कहा जाता था, क्योंकि नहरें ला के वहाँ बस्तियाँ बसाई गई। ऑफकोर्स फूड इज़ मियरली एन एग्जाम्पल। हाँ भाई, ऑफकोर्स हम इस चैप्टर में जो फूड से समझा रहे हैं कि फूड बाहर जाता था, फूड उगाया जाता था, बाहर जाता था या बाहर से आता था, ये तो सिर्फ एक फूड एक एग्जाम्पल मात्र है। कुछ ऐसी कहानियाँ, सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कॉटन। कॉटन के बारे में भी ऐसा ही था कि कॉटन उगाया जाता था और फिर बाहर भेजा जाता था। द कल्टिवेटेड ऑफ द एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स। अब आप लोगों ने बहुत पढ़ा है इस बारे में कि भाई हमारे देश से कॉटन जो था वो ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स में जाता था, ठीक है। तो भाई कॉटन भी उगाया जाता था ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स के लिए जगह जगह। और रबड़ के बारे में भी यही कहानियाँ, इंडीड सो रैपिडली डिड रीजनल स्पेशलाइजेशन in the production of commodities developed between 1820 and 1914, world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times, इतना बढ़ गया था। पूरी कहानी को सुनो, देखो भोजन तो एक उदाहरण है ना, जो हम यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में। कुछ ऐसी कहानी कपास यानी कि कॉटन की भी रही, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, ताकि दुनिया भर में, केवल भारत में, दुनिया भर में, क्योंकि ब्रिटिश मिलों को बहुत ज़्यादा कॉटन की ज़रूरत थी उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो लोग खरीद लेते थे, तो लोग दुनिया भर के उगा रहे थे उस चीज़ को। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी, विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में बहुत सारी चीज़ें लोग उगाने लगे, और इतनी महारत हासिल कर ली चीज़ों को उगाने में कि 1820 से 1914 के बीच अगर हम बात करें तो विश्व व्यापार जो कि 25% होता होगा, वो 40 गुना उसकी वृद्धि हो गई। 40% वो उसका मतलब एक तरीके से बढ़ गया, 25 से 40 गुना उसकी वृद्धि हो चुकी थी, मतलब 25 से लेकर 40 गुना इसके बीच में जगह जगह अलग अलग चीज़ों की वृद्धि हो चुकी थी। अब नियरली 60% ऑफ द ट्रेड comprised primarily products, that is agricultural products such as wheat and cotton and minerals such as coal। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा, ये जो व्यापार हो रहा था, विश्व व्यापार आपस में हो रहा था, इसका लगभग 60% हिस्सा था प्राथमिक उत्पादों का, जैसे कि गेहूं का, जैसे कि कपास यानी कॉटन का, जैसे कृषि उत्पादों, जैसे कोयले, जैसे खनिज पदार्थों का। तो लोग इधर उधर भेज रहे थे, जहाँ पर होता होगा वहाँ से दूसरे का बेच रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें पैसा मिलता होगा। भाई कोयला अगर एक जगह निकाला जा रहा है खदानों से, तो वहाँ तो सारा नहीं यूज़ हो जा रहा है, तो जगह जगह भेज रहे हैं, जगह जगह भेज रहे हैं, तो वहाँ से फिर पैसा आ रहा है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।